स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 की रसायन विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे फजान का नियम क्या है, फजान ने क्या क्या बात बताए थे, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो फजान का नियम, पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए। फजान का नियम, फजान ने क्या बताए थे, इनके जो नियम क्या क्या हैं। तो अब यहाँ पे नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। नोट पहले करने के बाद से तब इसे अच्छे से समझिए, जिससे आपको पूरा क्या हो जाए, याद हो जाए। इन्होंने बताए थे कि आयनिक यौगिकों या आयनिक बंधों में ध्रुवीयता का बढ़ना या सहसंयोजक गुण का बढ़ना कई कारणों पर निर्भर करता है। मतलब आयनिक जो यौगिक होते हैं उसमें जो है ध्रुवीयता का जो बढ़ना होता है, सहसंयोजक गुण का बढ़ना जो होता है, वह कई कारण पर निर्भर करता है। और इन कारकों का जो अध्ययन जो किए, किसने किए, फजान ने किए। तो इसलिए इस नियम को क्या कहा जाएगा, फजान का नियम कहा जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि आयनिक यौगिकों या आयनिक बंधों में ध्रुवीयता का बढ़ना या सहसंयोजक गुण का बढ़ना कई कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों का अध्ययन फजान ने किया था। मतलब उस कारक का जो अध्ययन जो किए वह किसने किए, फजान ने किए। अतः संबंधित नियम को ही क्या कहा जाएगा, फजान का नियम कहलाता है। और यह कारक जो है निम्न है। मतलब जो कारक का जो अध्ययन किया, मतलब कौन से कारक का, जो सहसंयोजक गुण को बढ़ाने के लिए कई कारक पर क्या है, वह निर्भर रहता है। तो वह निर्भर होने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक बताए थे धन आयन का छोटा आकार। अब धन आयन का छोटा आकार का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने बताए कि धन आयन का आकार घटने से, मतलब छोटा होने पर इनकी ध्रुवीकरण क्षमता क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब धन आयन का जो आकार होता है वह घटता है, घटने पर उसकी दो ध्रुवीकरण जो क्षमता होती हैं वह क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। मतलब घटेगा तो क्या हो गया है, बढ़ जाती हैं। और सहसंयोजक गुण उतना ही हो जाता है। मतलब जो सहसंयोजक रहता है उसका जो गुण होता है उतना ही अधिक हो जाता है। तो पहला कारक क्या बताए थे, तो धन आयन का छोटा आकार बताए थे। धन आयन का छोटा आकार का मतलब क्या हुआ कि धन आयन का जो आकार घटने पर उसकी जो है ध्रुवीकरण की जो क्षमता होती हैं वह बढ़ जाती हैं, तथा सहसंयोजक गुण उतना ही अधिक हो जाता है। तो पहला कारक के बारे में बताए। अब दूसरा कारक क्या है, तो ऋण आयन का बड़ा आकार। अब ऋण आयन का बड़ा आकार का मतलब क्या है, अभी हम लोग धन आयन का छोटा आकार पढ़े हैं, अब हम लोग ऋण आयन का बड़ा आकार के बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि ऋण आयन का आकार बढ़ने पर ध्रुवीकरण क्षमता बढ़ जाती है। अब देखिए धन आयन का छोटा आकार, जब छोटा धन आयन रहता है तभी क्या ध्रुवीकरण क्षमता क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और ऋण आयन का जब बड़ा आकार होता है तो क्या लिखेंगे, ऋण आयन का आकार बढ़ने पर ध्रुवीकरण क्षमता क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, तथा सहसंयोजक गुण भी उतना ही अधिक हो जाता है। तो दोनों का उत्तर जो है सेम दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। धन आयन का यहाँ पे आकार बोलेंगे और यहाँ क्या कहेंगे, ऋण आयन का आकार कहेंगे। यहाँ पर जो है धन आयन का आकार घटते हैं और यहाँ पे क्या बताया गया है कि ऋण आयन का आकार जो है बढ़ने पर ध्रुवीकरण क्षमता बढ़ जाती हैं और तथा सहसंयोजक गुण भी उतना ही अधिक हो जाता है। तो यह दो कारक को आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में से नोट कीजिए और दो बार पढ़िए, आपको यह कारक अच्छे से याद हो जाएगा। अब तीसरा कारक क्या है, तो अब तीसरा कारक है दोनों आयनों में से किसी एक पर अत्यधिक आवेश। मतलब दोनों आवेशों में से किसी एक पर जो है अत्यधिक आवेश है। तो इसका जो कारक के बारे में क्या बताए थे, तो इन्होंने बताया जैसे जैसे आयन पर आवेश बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे आयन होते हैं और उस पर आवेश क्या होता है, बढ़ता है, तो ऋण आयन के बाह्य इलेक्ट्रॉनों के लिए धनात्मक का विद्युत स्थिति आकर्षण भी बढ़ता जाता है।
मतलब जो बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए जो धन आयन होते हैं, धन आयन का जो विद्युत स्थैतिक जो आकर्षण होता है वह भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप सहसंयोजक बंध बनाने की इनकी क्षमता भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं। मतलब जैसे जैसे जब आयन पर आवेश बढ़ेगा तो ऋण आयन के बाह्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें धनात्मक का विद्युत स्थिति आकर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप सहसंयोजक बंध बनाने में भी इसकी क्या होती हैं, क्षमता भी बढ़ती जाती हैं। तो दोनों आयनों में से किसी एक आयन पर अत्यधिक आवेश का मतलब क्या हुआ, तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए और इसे पढ़िए, आपको ये याद हो जाएगा। तो ये फयाज का जो है जो नियम बताया गया, तो इसमें 3 कारक के बारे में बताया गया। आवेश का छोटा होना, धन आवेश का छोटा होना और ऋण आवेश का बड़ा होना और दोनों आयनों में से किसी एक पर अत्यधिक आवेश होना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, अब इनके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसका जो उत्तर बहुत ही आसान है, बस आपको सूत्र याद है तो द्विध्रुव आघूर्ण की भी परिभाषा आप सभी विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका 2 परिभाषा बताया जाएगा, दोनों परिभाषा में से जो परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाए उसे आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पहला परिभाषा होगा कि एक ध्रुव, क्या कहेंगे, एक ध्रुव, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। एक ध्रुव के आवेश, एक ध्रुव के आवेश तथा दोनों ध्रुवों के मध्य, ध्रुवों के मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को, मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे बोलेंगे, एक ध्रुव के आवेश तथा दोनों ध्रुवों के मध्य के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या इसकी दूसरा परिभाषा लिख लेंगे, इसकी दूसरा परिभाषा यहाँ लिख लीजिएगा कि विद्युत आवेश और बंध के लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कि विद्युत आवेश या वैद्युत आवेश भी लिख सकते हैं, वैद्युत आवेश और बंध की लंबाई, और क्या लिखेंगे, बंध की लंबाई के गुणनफल को, बंध की लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कितना आसान है, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक बार और इसको पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश और बंध के लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो है यह कौन सी राशि है, तो लिख देंगे यह सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश, मतलब दिशा भी है और उसमें परिमाण भी होता है, तो यह सदिश राशि है। यहाँ लिख लेंगे यह सदिश राशि है। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण बराबर
द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है। तो अब इस सूत्र से ही परिभाषा बना सकते हैं। द्विध्रुव आवेश बराबर आघूर्ण बराबर क्या होता है, आवेश बटा आवेश गुणे कहेंगे, आवेश गुणे बंध की लंबाई। आवेश गुणे क्या है, बंध की लंबाई। अब यहीं से इसकी परिभाषा को बना सकते हैं सूत्र से ही। कहेंगे आवेश और बंध के लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बस इसी में छिपा है परिभाषा, बस बनाना सीखना है कैसे ये बनाया जाएगा। तो क्या कहेंगे, आवेश और बंध के लंबाई के गुणनफल को क्या कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे म्यू बराबर हो जाएगा, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करेंगे और बंध की जो लंबाई होगा वो किसे प्रदर्शित करेंगे, डी से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या बनेगा, म्यू बराबर क्यू गुणे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्यू का नाम क्या है, आवेश है, और डी का नाम क्या है, बंध की लंबाई है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण का जो है मात्रक क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक का मात्रक। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है और द्विध्रुव आघूर्ण को किससे मापा जाता है, अब यहाँ हम लोग समझेंगे। तो अभी हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं, म्यू बराबर पढ़े हैं क्यू गुणे डी, मतलब आवेश क्यू गुणे क्या है, डी है। तो आवेश और बंध की जो है लंबाई। तो अब यहाँ से मात्रक इसका निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर म्यू का मात्रक, म्यू का क्या हो जाएगा, मात्रक बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिख लेंगे क्यू गुणे डी कोष्टक बंद करके लिख देंगे का मात्रक। अब क्यू का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम होता है। और दूरी किससे नापते हैं, तो दूरी को मीटर से मापा जाता है। तो क्या बन गया, कूलाम मीटर हो गया। क्या हो गया, कूलाम मीटर। ये किसका मात्रक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो है मात्रक है। इसे डिबाई में भी मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डिबाई में। तो यहाँ लिखेंगे इसे डिबाई में भी मापा जाता है। लिख लेंगे इसे डिबाई, जो इसका मात्रक ये भी है, डिबाई से मापा जाता है, से मापा जाता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे नापेंगे, तो डिबाई से भी मापा जाता है। और एक डिबाई जो है कितने के बराबर होता है, तो यहाँ लिख लेंगे एक डिबाई बराबर होता है, एक डिबाई बराबर कितना होता है, 3.33 गुणे 10 के पावर -30, और यहाँ क्या होता है, मात्रक लिख लेंगे इसका कूलाम मीटर होता है। मतलब एक डिबाई कितने के बराबर होता है, तो एक डिबाई जो है 3.33 गुणे 10 के पावर -30 जो है कूलाम जो है मीटर होता है। तो इस मान को आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग कंपटीशन का जब एग्ज़ाम देंगे तो यह सब चीज़ें जो है कंपटीशन में बहुत ही आईएमपी हो जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, डिबाई से क्या मापा जाता है, तो डिबाई से याद रखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण को मापा जाता है। और एक डिबाई में कितने कूलाम मीटर होते हैं, तो एक डिबाई में 3.33 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम मीटर होते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ें, फजान का नियम क्या था, फजान ने क्या बात बताए थे, और पढ़े द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके मात्रक क्या होते हैं, और इसे किससे मापा जाता है, आज इस वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।